नमस्कार दोस्तों, मैं रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से वी एकेडमिक्स में। इस वीडियो में हम क्लास 12th की जो ज्योग्राफी है हमारा फर्स्ट बुक उसका मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इसका हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 में पहले करा चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। इस चैप्टर का नाम है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। तो चलिए ये शुरू करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट का हमारा पहला टॉपिक है जनसंख्या वितरण। देखते हैं जनसंख्या वितरण क्या होता है। जनसंख्या के वितरण का मतलब है कि लोग जो है ना, लोग भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार से वितरित है, उसे हम जनसंख्या वितरण कहते हैं। यानी जो पृथ्वी है, धरती है, जो उस पर लोग किस प्रकार से रह रहे हैं ना, इसे ही हम जनसंख्या वितरण कहते हैं। रहने की किस प्रकार से, रहने के जो प्रकार है उसको हम क्या कहेंगे, जनसंख्या वितरण कहते हैं। तो ये हो गया हमारा सिंपल सी डेफिनेशन जनसंख्या वितरण की। अगर आप बात करें कि विश्व में जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कैसा है, कैसे किस तरह से लोग रह रहे हैं, तो एशिया के संबंध में खासकर अगर बात करें तो जेविक ऋषि उन्होंने कहा है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर बहुत कम लोग और बहुत कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। यानी एशिया में कुछ ऐसे स्थान है ना जहाँ पे कुछ स्थान, छोटा स्थान है लेकिन वहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी संख्या में लोग रह रहे हैं। और एक बड़ा इलाका है लेकिन वहाँ पे लोग बहुत ही कम संख्या में लोग रह रहे हैं। तो इसे क्या कहा है कि इससे दिखता है कि जो जनसंख्या वितरण में है ना, उसमें एक अंतर दिखता है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में लोग रह रहे हैं लेकिन वो जगह छोटी सी है, लेकिन कुछ क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है लेकिन वहाँ पे जनसंख्या का आकार छोटा है। और ये जो एशिया के बारे में कहा था जेवी कृष्ण ने, लेकिन अगर ये जो है ना, ये जो बात इन्होंने कही है ये पूरे विश्व पर भी लागू होता है। पूरी तरह से ये पूरे विश्व पर लागू होता है। इसके अनुसार विश्व की लगभग 90% जो संख्या है ना, जनसंख्या है, वो 10% स्थानों पर रहती है। यानी ज़्यादातर जो जनसंख्या वो सिर्फ पृथ्वी का जो 10% हिस्सा है ना, उसी पर पृथ्वी की 90% जनसंख्या रह रही है। तो देख सकते कितना ज़्यादा लोड हो जाता है उस क्षेत्र पर। संसार के 10 देशों में विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। यानी विश्व की सिर्फ 10 देश है ना जहाँ पे विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। उदाहरण के लिए अगर मान के चल रही कि अगर विश्व की जनसंख्या 1000 है, ठीक है, माना है हमने, है नहीं अभी, तो मान के चले कि 1000 है, तो 1000 में से ना अगर आज के टाइम में अगर हम बात करें लगभग 200 देश हैं, लगभग 200 देश है। तो ये क्या है कि 200 में से सिर्फ 10 देश ऐसे हैं ना जहाँ पर इन 1000 में से 600 लोग इस 10 देश में रहते हैं। ये कहना है इनका। तो यानी लगभग 60% जो जनसंख्या है विश्व की, वो केवल 10 देशों में रहती है। और इन 10 देशों में से 6 देश तो एशिया के ही है, जैसे भारत हो गया, चीन हो गया, बांग्लादेश, नेपाल, ये देश, ये 10 देश है। 10 में से 6 देश तो यह एशिया से ही है। विश्व की लगभग 85% जनसंख्या जो है ना वो उत्तरी गोलार्ध में रहती है। 85% जनसंख्या वो उत्तरी गोलार्ध में रहती है और 15% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में रहती है। अगर आप भारत विश्व का मैप देखेंगे तो एक जो विश्ववृत्त है, यानी जो पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटती है, तो उसके ऊपर वाले को हम उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, तो जो उत्तरी वाला जो क्षेत्र है उत्तरी गोलार्ध है, उसमें विश्व की 85% जनसंख्या निवास करती है। जबकि जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी जो हिस्सा है, उसमें विश्व की केवल 15% जनसंख्या ही निवास करती है। ये अगर बात करें तो आप भारत की एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि जो दक्षिण भारत है ना, वहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है उत्तरी भारत के मुकाबले। यानी उत्तर भारत में जो लोग रह रहे हैं वो ज़्यादा है, दक्षिण भारत में लोग जो है वो कम है। ठीक है, तो ये हो गया। दक्षिणी विश्व का अति विशाल क्षेत्र विरल है, जबकि छोटा क्षेत्र अत्यधिक आबाद है। यानी बहुत बड़ा जो क्षेत्र है ना, वो बहुत ही, वहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, पर कहीं कहीं जगह ऐसी कि लोग ही नहीं रहते हैं। और वहीं अगर देखा जाए बहुत छोटे क्षेत्र में बहुत अधिक जनसंख्या में लोग रहते हैं। अगर बात करें हम गाँव के और शहरों की, तो देखेंगे कि शहरों में कैसे लोग एक ही रूम में 10-12 लोग रह जाते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा रूम होता है। आपको छोटे छोटे रूम में तो एक फैमिली की अगर बात करें तो एक रूम में तो 5-6 लोग रह रहते हैं। तो अगर देखा जाए तो जो शहरों में क्षेत्र की, वहाँ पे कुछ कारण है रहने के। ठीक है, तो यहाँ पे रह रहे हैं लोग, तो वहाँ पे बहुत ही छोटे क्षेत्र बहुत बड़ी संख्या रह रही है। जबकि कुछ क्षेत्र ऐसा है जो बहुत बड़ा क्षेत्र लेकिन जनसंख्या वहाँ पे बहुत ही कम है। तो ये हो गया विश्व में जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कैसा है।
अब हमारा अगला टॉपिक है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। यानी जो जनसंख्या वितरित हो रखी है ना, कहीं पे बहुत छोटी क्षेत्र पे बहुत अधिक जनसंख्या रह रही है और बहुत बड़े क्षेत्र में बहुत ही कम जनसंख्या रह रही है, तो इसके कारण क्या है। तो ये कारण देखते हैं कि विश्व जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन से है या कारण। तो पहला कारक है हमारा भौगोलिक कारक या प्राकृतिक कारक। ठीक है, तो इसमें हमारा भौगोलिक कारक मतलब जल की उपलब्धता। जल ही जीवन है, जैसे कि हम जल के बिना नहीं रह सकते, तो अतः जो लोग होते हैं ना वो ऐसे जगह पे ऐसे स्थान पर रहना पसंद करते हैं जहाँ पे उनको आसानी से पानी मिल जाए, क्योंकि वो जो पानी जो है ना हमारे हमारी मूलभूत आवश्यकता है, हमारी बेसिक नीड, हमारी डेली लाइफ में यूज होना ही होना चाहिए। कई रूपों में यूज होता है। अगर बात करें कि जल का उपयोग कृषि के लिए लोग करते हैं, पीने के लिए करते हैं, उद्योग की स्थापना के लिए, बहुत सारे घरेलू कामों के लिए भी किया जाता है। लोग अपने निजी उपयोग के लिए भी कर रहे होते हैं काम, जल का उपयोग। तो जल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा कारण है इसमें भौगोलिक कारक में भू आकृति। उबड़ खाबड़ और पहाड़ी स्थानों पर लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। लोग ऐसे स्थानों पर रहना पसंद करते हैं जहाँ पर ना जीवन आसान हो, ना तो जीवन आसान हो, और लोग ज़्यादातर समतल क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। जहाँ की ज़मीनें समतल है ना वहाँ पे रहना पसंद करते हैं, क्योंकि पहाड़ों में रहने की कोई कहीं भी बाढ़ आ जाती है, क्योंकि ज़्यादातर नदियाँ जो होती है पहाड़ों से ही निकलती है। ठीक है, तो क्या होता है कि पहाड़ों पर बाढ़ आने का खतरा रहता है, साथ में उसमें भूस्खलन भी रहता है। और वहाँ पे जो मूलभूत आवश्यकता जैसे सड़क हो गई, परिवहन हो गया, अस्पताल हो गए, ये सारी सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध नहीं हो पाती है पहाड़ी क्षेत्रों में। तो या उबड़ खाबड़ से तो लोग वहाँ पे रहना पसंद नहीं करते हैं। अगला हमारा कारण है मृदा। मृदा क्या है, लोग हमेशा ऐसे स्थानों पर रहना पसंद करते हैं जहाँ पे मृदा उपजाऊ हो, क्योंकि उपजाऊ मृदा क्या है, कृषि का आधार होती है। अगर वो अनुपजाऊ मृदा होगी तो हम खेती नहीं कर सकते, क्योंकि खेती करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, कि खेती नहीं करें तो हम खाएंगे क्या। ठीक है, तो खेती के लिए हमें उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। इसलिए लोग ऐसी मृदा वाले क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं जहाँ की मृदा क्या हो, उपजाऊ हो। तो उत्तर भारत में अगर देखेंगे तो उत्तर भारत का जो मैदानी क्षेत्र है ना वहाँ पे उपजाऊ मृदा बहुत मात्रा में पाई जाती है। तो लोग ज़्यादातर जनसंख्या इसी क्षेत्र में रहते हैं। इसलिए कि अगर देखा जाए जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य हमारा यूपी है, क्योंकि यूपी का जो क्षेत्र है ना वो मैदानी इलाके में आता है और वहाँ की जो भूमि है वो उपजाऊ हो जाती है। चौथा कारण हमारा जलवायु। लोग ऐसे क्षेत्रों पर रहना पसंद करते हैं जहाँ की जलवायु क्या हो, अनुकूल हो। विषम जलवायु वाले लोग ऐसे क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं जहाँ पे जलवायु आसान अनुकूल हो, यानी उनकी ना तो ज़्यादा गर्मी हो और ना ही ज़्यादा सर्दी हो, एक मिक्सअप हो कि हाँ, ताकि ज़्यादा सहन ना किया जा सके, एक सहने योगी वहाँ पे जलवायु होती है। अगर आप देखेंगे तो रेगिस्तानी इलाकों में ज़्यादातर लोग नहीं रहते, बहुत ही कम लोग रहते हैं। और वही जो ठंडी इलाका हो गया, जैसे ध्रुवों का इलाका हो गया, वहाँ पे लोग बहुत ही कम रहते हैं। ठीक है, तो ये इलाका जो हो गया, तो जलवायु भी एक तरह से प्रभावित करती है लोगों की जनसंख्या को। अगला हमारा कारक है आर्थिक कारक। ठीक है, आर्थिक कारक में देखते क्या आता है। आर्थिक कारक में औद्योगिकरण। जिन क्षेत्रों में उद्योग होते हैं वहाँ मजदूरों के लिए बड़े पैमाने पर क्या होते हैं, रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। इसलिए लोग औद्योगिक क्षेत्रों में, ऐसे क्षेत्रों में रहना पसंद है जहाँ पे उद्योग हो, ताकि जब उद्योग होगा तो रोजगार के अवसर मिलेंगे लोगों को, तो लोग वहाँ पे जाना पसंद भी करते हैं। अगला आर्थिक कारक में आता है हमारा नगरीकरण। लोग नगरीय क्षेत्रों में अधिक बसते हैं, क्योंकि वहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, परिवहन, संचार जैसी सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हमें मिल जाती है आसानी से, और बहुत ही क्या कहते हैं किफ़ायती दर पे मिल जाती है, ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करते। अगर शहरों में बात करें तो बहुत ही अच्छी एजुकेशन मिलती है गाँवों के मुकाबले, तो लोग शहरों में नगरों में रहना पसंद करते हैं। अगला हमारा कारक है खनिज। जिन क्षेत्रों में खनिज पाए जाते हैं वहाँ पे खनन कार्य होता है, और जिसकी वजह से लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं। यानी जो खनन कार्य से क्षेत्र जाते हैं वहाँ पे लोगों को रोजगार मिल रहे हैं, तो लोग वहाँ पे जाकर रहना पसंद करते हैं। और वहाँ पे अन्य जब रोजगार मिल रहा है लोगों को, जब पैसा आ रहा है, तो वो क्षेत्र अपने आप में और ज़्यादा विकसित होने लगता है, वहाँ पे और भी सुविधाएं उत्पन्न होने लगती है, उनका सृजन होने लगता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर्थिक कारक जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। अगला हमारा कारक है सामाजिक सांस्कृतिक कारक, जो कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। कुछ स्थान धार्मिक या सांस्कृतिक महत्व के कारण लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो धार्मिक कारण, जैसे धार्मिक रूप से प्रसिद्ध होते हैं। जैसे अगर हम बात करें बनारस का हो गया, काशी हो गया, तो ये क्या हो गया कि धार्मिक स्थल है जो कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, सांस्कृतिक स्थल है। ठीक है, इसका संस्कृति से बहुत बड़ा जुड़ाव है, तो लोगों को ये आकर्षित करते हैं वहाँ पे आने के लिए। कई बार जो सरकारें होती है ना, जहाँ पे बहुत बड़ा भीड़ भाड़ होता है ना, एरिया होता है, तो सरकारें कोशिश करती है कि जो जनसंख्या है ना बहुत ज़्यादा रह रही है, जहाँ पे लोग बहुत कम, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे बहुत कम लोग रह रहे हैं वहाँ, और जहाँ पे बहुत अधिक लोग रह रहे हैं, तो जो बहुत अधिक वाले क्षेत्र होता है ना वहाँ से लोगों को ना
जो कम लोग रह रहे हैं ज़्यादा क्षेत्रों में, वहाँ पे जाने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो कई बार सरकारें विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बसने या भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों से चले जाने के लोगों को प्रोत्साहित करती है, ताकि जनसंख्या का संतुलन बना रहे। ठीक है, जो एक ही क्षेत्र पर ज़्यादा लोड ना बढ़े। तो ये हो गया हमारे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब हमारा अगला टॉपिक आता है जनसंख्या घनत्व। आइए देखते हैं कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहने वाले लोगों की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी 1 किलोमीटर पर कितने लोग रह रहे हैं ना, तो इसे हम जनसंख्या घनत्व कहेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है जनसंख्या घनत्व का? जनसंख्या बटे में क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला, ये 1 किलोमीटर पर जितने लोग रह रहे हैं तो हम उसे जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। इससे पता चलेगा कि 1 किलोमीटर पर कितने लोग रह रहे हैं। विश्व, अगर हम बात करें कि विश्व में जनसंख्या घनत्व का प्रतिरूप कैसा है, हमने जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप देखा, अब जनसंख्या घनत्व का प्रतिरूप देखते हैं कि कहाँ पे कितनी बड़ी मात्रा में लोग रह रहे हैं। तो एक तो ऐसा स्थान है जो सघन जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र, यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में लोग रहते हैं। जो सघन जनसंख्या वाला घनत्व वाला क्षेत्र होता है, इन क्षेत्रों में क्या होता है 200 से अधिक लोग 1 किलोमीटर पे 200 लोग रहते हैं। ठीक है, तो 1 किलोमीटर पे कितने लोग रह रहे हैं? ये क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे 1 किलोमीटर पर 200 लोग रहते हैं। और इसमें जो क्षेत्र की बात है कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो इसमें आता है यूएसए का उत्तरी पूर्वी भाग, ठीक है, यूरोप का दक्षिणी पश्चिमी भाग, दक्षिण एशिया का भारत, पूर्वी एशिया का जापान। ये क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर 1 किलोमीटर पे 200 लोग 1 किलोमीटर पर रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सघन जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र। अब हमारा अगला आता है मध्यम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र। मध्यम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र, ठीक है, तो इन क्षेत्रों में क्या होता है कि इन क्षेत्रों में 1 किलोमीटर पर कितने लोग रहते हैं? 11 से 50 व्यक्ति, यानी 11 से 50 व्यक्ति 1 किलोमीटर पर रहता है। 11 से 50 व्यक्ति कितने किलोमीटर? 1 किलोमीटर पर निवास करता है। अगर हम बात करें कि इन क्षेत्रों में कौन कौन से देश आते हैं, तो इसमें आता है पश्चिमी चीन, दक्षिणी भारत, यूरोप का अगर नॉर्वे स्वीडन वाला देश हो गया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका का अमेजन वाला क्षेत्र और सहारा मरुस्थल। ये क्षेत्र ऐसे हैं जो कि मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में आते हैं। अब हमारा आता है विरल जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। विरल जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में देखिए कि अगर इन क्षेत्रों में क्या होता है कि इन क्षेत्रों में जो एक या इससे भी कम व्यक्ति ना 1 किलोमीटर पर निवास कर रहा होता है, यानी 1 किलोमीटर पर एक व्यक्ति होता है या उससे भी कम व्यक्ति होता है। ठीक है, अगर इसमें बात करें कि इस क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, तो इसमें उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के निकट वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, जो कि ज़्यादातर अगर बात करें तो ये ध्रुवों के जो निकट वाले क्षेत्र, ये बहुत ही ठंडा इलाका होता है। उष्ण और शीत मरुस्थलीय क्षेत्र, उष्ण उच्च पर्वतीय क्षेत्र हो जाता है, वहाँ पे लोग बहुत कहते हैं। और विषुवत रेखा के जो निकट अति वर्षा वाला क्षेत्र है, यानी जो विषुवत रेखा जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, वहाँ पे जो अधिक बारिश होती है ना, वहाँ पे वो जो क्षेत्र वहाँ पे 1 किलोमीटर पे 1 या उससे भी कम व्यक्ति पाया जाता है। तो ये हो गया हमारे जनसंख्या घनत्व का प्रतिरूप जो कि विश्व में कैसा है। इसी के साथ हमारा यहाँ पे पार्ट 1 खत्म हो रहा है 2nd चैप्टर का। ठीक है, अगर इसके अलावा हमने पोल साइंस का और इकोनॉमिक्स का हमने सिलेबस स्टार्ट कर दिया था, आप उसको जरूर देखिएगा वीडियो हमारे चैनल पे, और इस वीडियो का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपना जरूर बताएं, अपना फीडबैक दें अपना इस वीडियो के बारे में कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।